है फ्रांस के क्रांति के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रांति है फ्रांस की, वहीं से पूरे विश्व की क्रांति की शुरुआत हुई थी। आज जितने भी देश आजादी की ओर बढ़े हैं या उस समय बढ़े थे, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की क्रांति को देखकर ही बढ़े थे। यह बात है 14 जुलाई 1789 का। सुबह का समय था और जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पे आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा मारपीट वाला, गुंडागर्दी वाला सीन बन गया था वहां पे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वहां का सम्राट था लुई 16वां, उसने शहर में अपने सेना को घुसने का आदेश दे दिया था और बोला कि जो लोग आपके सामने आए उन्हें आप गोली से उड़ा दो, मार दो उसे। यही अफवाह के कारण वहां के जनता में यह भगदड़ मच गई, यह अविश्वास फैल गया कि शायद राजा ने उन्हें मारने का आदेश दे दिया है और जनता के अंदर आक्रोश आ गया। आक्रोश आने के कारण वहां पे 7,000 मर्द के अलावा कुछ औरत भी जमा हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कहाँ जमा हुए थे? ये सब जमा हुए थे शहर के टाउन हॉल के सामने। उन्होंने एक सेना का गठन भी किया था और इसके अलावा हथियारों की खोज में वो अपने राज्य के एक जगह से दूसरे जगह तक हमला बोलते गए और ऐसे में ही वो सरकारी भवनों को तहस नहस कर दिया। और अंत में ये क्या हुआ कि जब कुछ नहीं हाथ लगा इन्हें, तो सैकड़ों लोगों का एक भीड़ पेरिस के पूर्वी भाग में पहुंच गया। पूर्वी भाग कहने पे मतलब है कि आप सभी को बास्तिल जेल के बारे में पढ़ा होगा। तो ये पूर्वी भाग में वास्तिल किला था। वास्तिल किला को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, जेल को तोड़ डाला। भारी मात्रा में गोला बारूद यहाँ पे मिलने का इनको उम्मीद था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस जेल में ऐसा कुछ नहीं था। ये सब जो सोच के गए थे वैसा कुछ नहीं मिला इन्हें। बस थोड़े मोड़े जो गोले बारूद इन्हें मिले, इन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा अब उस जेल का जो कमांडर था, वास्तिल जेल का जो कमांडर था, उन्होंने इनका विरोध किया क्योंकि वो अपने जेल को तोड़ने से बचना चाहता था। तो इन्होंने उसे भी मार डाला। मतलब कि वास्तिल जेल का कमांडर जो था वो इसमें मारा गया। और इन्हें जो लग रहा था कि उसके अंदर बहुत सारे कैदी हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उसके अंदर केवल 7 कैदी थे जिनको इन लोगों ने छुड़ा लिया और अपने साथ मिला लिया। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि वास्तिल का जो किला है वो वहां के राजा के निरंकुश शासन का प्रतीक था। निरंकुश शासन का मतलब है कि लोग उससे इतना ईर्ष्या करते थे, इतना दुखी हो रखे थे उससे, कि जब भी राजा को कोई गुस्सा आता था किसी जनता के प्रति तो उसे उसी जेल में बंद कर देता था और वहां पे उन्हें बहुत तरह की प्रताड़नाएं दी जाती थी। जिसके कारण लोगों को ये बात तो समझ में आ ही चुकी थी कि भाई ये जो जगह है वो ठीक जगह नहीं है। क्योंकि कई बार उसमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जो वहां गए होंगे। अब वहां जाने के बाद वहां का कमांडर रहा हो या फिर वहां के जो और भी सैन्य कर्मचारी रहे होंगे, वो उनके साथ बुरा बर्ताव करते रहे होंगे। इस कारण से वास्तिल का जो जेल था वो इनके घृणा का एकमात्र कारण था। तो उन्हें तोड़कर इन लोगों ने क्या किया कि बाजार में उसके टुकड़े को बेच दिया और खरीदने वाले भी वहां पे थे। उन्होंने इसे यह सोच के खरीदा कि हम इसको संजो के रखेंगे, यादगार की तरह से अपने बच्चों को दिखाएंगे, बच्चे अपने बच्चों को दिखाएंगे। इस तरह से वास्तिल का जिला हो गया ध्वस्त। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक कहता है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस की क्या स्थिति थी। तो आपको बता दूं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस की स्थिति, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश के लुई 16वें को फ्रांस की राजगद्दी पे बैठाया गया। इस लाइन को फिर से एक बार सुने। सन 1774 में बुर्बो राजवंश के लुई 16वें को राजगद्दी पर आसीन करवाया गया। आसीन करवाने का मतलब है उसे राजगद्दी मिला। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उसकी उम्र 20 साल की थी। 20 साल की उम्र में वो राजा बन गया। इसके अलावा उसकी शादी भी की गई। शादी की गई ऑस्ट्रिया के राजकुमारी एंटोनेट से। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग कंट्रीज हैं, इन पे फोकस कीजिएगा कि ऑस्ट्रिया है हमारा, नॉट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रिया जो है, इसकी जो रानी थी, राजकुमारी थी, रानी एंटोनेट, उससे किसकी शादी हुई? लुई 16वें की शादी हुई। अब आपको यह जानना जरूरी है कि स्थिति क्या थी 18वीं शताब्दी में। तो भाई जैसे ही इनकी शादी हुई तो इन्होंने देखा कि राजकोष में कुछ है ही नहीं, ठेंगा ठप्पा पड़ा हुआ है राजकोष में। अब राजकोष खाली पड़ा है,
राजा बना है, बहुत कुछ तमन्ना लेके राजा बना होगा। 20 साल की उम्र में उमंगे हिलोर मार रही होगी कि भाई ये करना है वो करना है। जैसा हम लोगों को होता है जवान होने के बाद सबसे पहले बाइक चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सिनेमा देखने जाएंगे, फलाना ठिकाना, 100 उम्मीदें होती है हमारे पास। अब इन्होंने देखा भाई हमारी तो राजकोष सब खाली पड़ी है। लंबे समय से ऐसा इसलिए हुआ कि लंबे समय से इन्होंने युद्ध किया था, अपने पड़ोसी राज्यों की मदद की थी, फिजूल खर्चे थे इनके, इस कारण से इनके राजकोष बिल्कुल खाली थे। अब इससे क्या हुआ कि वहां के जो लुइस वोल्पे जो अभी अभी राजा बने थे 20 साल की उम्र में और रानी एंटोने से शादी किया था, इनका दिमाग ढीला हो गया। भाई कैसे होगा, कैसे काम करेंगे हम, कैसे नृत्य देखेंगे, कैसे मदिरा पान करेंगे, कैसे रानी को खुश रखेंगे। ऐसे में क्या हुआ, सब कुछ तो पैसे से ही होता है ना, पैसा नहीं है मतलब कुछ नहीं है, खाली 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 है। अब क्या हुआ कि इनके ऊपर जो कर्ज था उसका इंटरेस्ट जो हम अपने यहाँ सूद के नाम से जानते हैं वो बढ़ता जा रहा था, और ये अपने खजाने का या फिर अपने टैक्स का एक बड़ा हिस्सा अपने उसी सूद को चुकाने में पे कर रहे थे। और इसके कारण से फ्रांस की जो बजट थी वो बिल्कुल हिलती जा रही थी, धीरे धीरे कर्ज चुकाने का मजबूर होते गए। और अब बात आई कि यहाँ पे 18वीं शताब्दी में इन्होंने ऐसा क्या उलटफेर कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि बढ़ते हुए कर्ज के कारण इन्होंने अपने सेना के खर्चे को मेंटेन करने के लिए वहां के राज दरबार, सरकारी कार्यालय एवं विश्वविद्यालय चलाने के लिए फ्रांसीसी करों में वृद्धि करने को बाध्य हो गए। फ्रांसीसी कर मतलब टैक्स, जो टैक्स पेयरी थे वहां की जनता, उन्होंने क्या किया, उसी के टैक्स को बढ़ा दिया। अरे भाई अब नहीं है पैसे तो क्या तुम जनता की जान लोगे क्या। अब इसी कारण से क्या हुआ कि फ्रांस के जो राजा थे वो 18वीं सदी में फ्रांस के समाज को 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग है और तृतीय स्टेट है। अब ये इन तीनों स्टेट में जनता को बांट दिया। पादरी वर्ग में कौन थे, पृष्ठ थे। अब पृष्ठ कौन, पृष्ठ वही पुजारी जो हमारे यहाँ मंदिर में जिन्हें हम पुजारी के नाम से जानते हैं। कुलीन वर्ग में राजा थे, बड़े बड़े जमींदार थे। और तीसरे की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी जिसमें किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सभी इसी में आते थे। इस तरह से इन्होंने क्या किया, फ्रांस की क्रांति को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया। अब देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो है फ्रांस की जनता का जीने के लिए संघर्ष। मतलब अपने रोजमर्रा के जीवन को, खान पान के तकनीकी को पूरा करने के लिए फ्रांस की जनता कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए इस समय कि 1715 में, सन 1715 की बात है, इस समय क्या था, फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो सिर्फ 2.3 करोड़ थी। 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या जो थी वो सिर्फ 2.3 करोड़ थी। और यही 1789 में क्या हुआ, फ्रांस की जनसंख्या बढ़ के 2.8 करोड़ हो गई। हाँ, इन्होंने अपनी जनसंख्या में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, पूरा अपना फायदा उठाया है। ठीक है। हाँ अब क्या हुआ कि परिणामतः ये हुआ कि स्वाभाविक सी बात है कि आपके घर में अगर 4 आदमी 2021 और आपके घर में खर्चा उतना ही आता है जितना कि 10 किलो चावल जो भी हो, और वही अब 2022 में आपके घर में यही 20 आदमी हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि इसी अनाज से इनका काम चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। यही कुछ हाल हुआ यहाँ फ्रांस के लोगों के साथ कि जनसंख्या इनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस हिसाब से इनका अनाज उत्पादन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। लगातार कामगार कारखानों में मजदूरी करते करते परेशान हो रहे थे। मालिक उनको तय करके देते थे क्योंकि बेरोजगारी बहुत थी। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसी तरह से फ्रांस का भी हाल था। अभी तो खैर लॉकडाउन के कारण हमारी समस्याएं बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। चलो ठीक है, कोई नहीं, सब सुधर जाएगा। अब देखो क्या हुआ कि इस 18वीं सदी में जो था फ्रांस की जनता का जीने के लिए जो संघर्ष था, इसमें बेरोजगारी बढ़ गई, उत्पादन कम हो गया, अनाजें बिल्कुल उग नहीं रही थी। तो क्या हुआ, अमीर गरीब का खाई ना बढ़ता चला गया। मतलब अमीर अमीर होते चले गए और गरीब और भी गरीब होते चले गए, यहां तक कि रोटी खाने की संकट पैदा हो गई थी फ्रांस में। अब बिल्कुल वहां पे समस्याएं बढ़ती जा रही थी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया कि जीने के लिए संघर्ष के लिए देख रहे हैं, ये सब जो जितने भी फोटो दिए गए हैं, इन सबको देख के इंसान का रूह कांप जाएगा कि खाने के लिए कितनी
तकलीफ उठाना पड़ रहा है इंसान को। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये क्लास 9th का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए 9th के बच्चों को स्पेशली से बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत को जानना बहुत जरूरी है। किन कारणों से हमारे फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी। और बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता ही क्रांति क्या होता है। क्रांति कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं होता, कोई देशद्रोही काम नहीं होता। अपने हक हिस्से को पाने के लिए जो लड़ाई की जाए उसे हम क्रांति कहते हैं। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मैं आपको बता देता हूं। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो आप महिला देख रही हैं, यही है वो रानी एंटोनेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और हमारे लुई सोल्वे भाई साहब की धर्म पत्नी, लुगाई पत्नी थी। ठीक है, ये एक ठीक महिला नहीं थी, मतलब आप इसे ठीक नहीं कह सकते हैं। ये दिमाग से मोटी थी, मंद बुद्धि थी, भैंसी थी, क्योंकि इसका राय आज तक लुई सोल्वे ने जब जब माना था तब तक उसके साथ कुछ उल्टा हुआ था। ये मतलब कहा गया है, बुक में लिखा गया है कि ये राजा का बैड सलाहकार था, मतलब अच्छा सलाहकार नहीं था। अब आपको ये बता देता हूं कि देखिए, राजा के भी पहले कुछ नियम कानून थे। उन्हें एक तरीके से अचानक से कोई भी बैठक बुलाने की अनुमति थी, लेकिन कोई नया कर लगाने का अनुमति नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जनरल प्रतिनिधि सभा को बुलाया और उसमें इन प्रस्तावों को रखा कि हम अपने जनता को 3 भागों में बांट रहे हैं। अब यहाँ पे वोटिंग होगी और सम्राट को यह निर्णय करना था कि भैया हम कैसे कैसे अब आपसे कर लेंगे। तो ये हुआ 1614 ईस्वी में। सन 1614 ईस्वी में फ्रांस सम्राट के लुई सोल्वे ने ये कर के प्रस्ताव का जनरल मीटिंग बुलाया था। और यहाँ हुआ क्या कि ये कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था वर्साय पैलेस में। वर्साय, मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा आगे जाके, जहां आपको पता चलेगा कि वर्साय उस समय का कितना शानदार महल था, जिसमें लुई सोल्वा रहता था। तो ये वर्साय में ये हो रहा था, जिसमें क्या हुआ कि प्रथम स्टेट के 300 लोग आए, द्वितीय स्टेट के 300 लोग आए और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि को उनके पीछे खड़ा किया गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो ऊपर के 2 स्टेट हैं ये उनसे बेहतर है। ठीक है, कोई नहीं, लोग तीसरे स्टेट के भी आए थे, वो पीछे खड़े रहे। लेकिन जब हुआ क्या कि तीसरे स्टेट के जो लोग थे ना, उनका प्रतिनिधित्व उस ग्रुप का जो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो कर रहा था। मतलब उस ग्रुप में आपको पता है कि किसान भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे, औरतें भी थी, कारीगर भी थी, दर्जी भी थी, लोहार भी थे, ये सारे लोग उसमें मिले हुए थे। तो इन्होंने लगभग उस समय लगभग आपको बता दूं कि इन लोगों ने 40,000 पत्र लिखे थे। पत्र के माध्यम से यह शिकायत किया था राजा को कि उनके साथ क्या क्या परेशानी हो रही है। लेकिन यहाँ पे था कि नियमों के अनुसार प्रथम वर्ग के जो लोग थे, जो मतलब पहले मतलब जो पृष्ठ लोग थे, पादरी वर्ग जो थे, उन्हें एक मत देने का अधिकार था। मतलब वो अपने तरफ से एक मत दे सकते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि लुई सोल्वे इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। अब राजा था, उसको तो फायदा होना चाहिए था। वो तो चाहता था कि कुछ ऐसा हो जिससे हमारे पैसे हो रहे हैं और हम अय्याशी कर सकें। दूसरे वर्ग को भी एक मत देने का अधिकार था। लेकिन जो तीसरे वर्ग के लोग थे ना, उनका ये कहना था कि भाई साहब ऐसा है कि मुझे 600 मेंबर हैं और मुझे सभी को मत देने का अधिकार दो, तभी काम होगा। लेकिन इस बात से राजा खुशी नहीं हुआ और राजा ने इस बात को इग्नोर कर दिया, मतलब माना ही नहीं। राजा ने कहा कि नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। तो इससे क्या हुआ कि ये जो तीसरे वर्ग के लोग थे, ये तीसरे वर्ग के लोगों ने क्या किया कि वहां से उठकर चल दिए कि नहीं भैया हम नहीं मानेंगे, और बाहर जाके अपना वो अनशन करने लगे, हल्ला करने लगे कि नहीं मैं इन सब चीजों को नहीं मानूंगा, और इसे अस्वीकार कर दिया। कहा कि नहीं, ऐसे में फायदा क्या होगा हमारा? अगर आप पहले कैटेगरी को एक मत देने का अधिकार दे रहे हो, दूसरे को भी, तीसरे को भी, तो वो दोनों मिलके तो एक हो जाएंगे और मैं हार जाऊंगा। इस कारण से उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया, नहीं माना इस प्रस्ताव को। अब देखिए हम आगे चलते हैं। आगे है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ पे मैंने एक बार फिर से ये जो पुरुष देख रहे हैं, महिला जैसा पुरुष जो दिख रहा है, ये है लुई सोल्वा और ये है रानी एंटोनेट। पहले ही मैंने बताया था। तो यही है वो राजा
जिसने क्रांति करवा दी, और यही है वो रानी जिसके लिए क्रांति हो गई। तो अब देखिए, अब इसमें हम आपको फ्रांस के राजतंत्र का उन्मूलन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि ऐसा है कि फ्रांस की स्थिति में क्या हुआ कि तनावपूर्ण बना हुआ ही था। वहां के लोग आपस में एक दूसरे से भड़के हुए थे, एक दूसरे से क्या, राजा से भड़के हुए थे। लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन क्या किया उसने, अपने पड़ोसी राज्यों से मिलना जुलना नहीं छोड़ा। मतलब वो अपने पड़ोसी राज्यों से मिलता रहा ताकि उससे उससे कुछ सहायता मिल जाए। अब स्वाभाविक सी बात है, वो तो था राजा, राजा जैसे जीवन जीने की आदत थी। अब प्रजा ने तो भैया हमला कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम बरसाए के पहले से मत रहो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ खाट पे सो के देखो, घड़े का पानी पी के देखो, खेती करके देखो। अब राजा से ऐसे काम करवाओगे, उसे तो होगा ही ना। तो उसने क्या किया, गुप्त वार्ता करना शुरू कर दिया अपने पड़ोसी राज्यों से। मतलब कि जैसे एक तरफ ऑस्ट्रिया था और भी बहुत सारे इसके पड़ोसी देश थे, उन लोगों से क्या किया, गुप्त वार्ता कर रहा था। और वो भी जो राजा थे इनके साथ मिले हुए थे, क्योंकि उन्हें भी इस बात का संदेह था कि कहीं न कहीं अगर ये आग हमारे देश में आ गई तो यहाँ की जनता हमारे लिए भी बगावत कर देगी। तो क्या हुआ, 1789 का समय था। यहाँ पे इन चीजों को नियंत्रण करने के लिए वहां के अलग बगल के जो राजा थे वो अपनी सेना भेजने वाले थे, कहाँ, फ्रांस के अंदर। लेकिन ये बात की खबर वहां के जनता को पता चल गई और उन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध एक घोषणा पत्र तैयार कर दिया, युद्ध छेड़ दिया कि आ जाओ भाई। और उन्हें खुद का एक कमेटी बना लिया जिसमें फ्रांस के जो लोकल लोग थे वो सेना के लिए भर्ती होने लगे। सेना के लिए भर्ती होने के लिए उनके पास अच्छी खासी सेना हो गई, ट्रेनिंग वगैरह भी देने लगे वो, और उसे ट्रेंड करने लगे। अब इसमें क्या हुआ कि इस कारण से यूरोपीय राजा एवं कुलीन के विरुद्ध एक जनता जंग के रूप में ले ली। मतलब जो कुलीन थे और यूरोपीय राजा थे उनके बीच में ही यह अब युद्ध हो गया कि पूरा मतलब एक माहौल बन गया कि अब हम जुल्म नहीं सहेंगे और न जुल्म होने देंगे अपने आप। अब जब इन लोगों ने वहां से अपना चलना शुरू किया तो उसी समय एक देशभक्ति गाना गाया जाता था, जैसे कि हमारे देश में है, यह देश है वीर जवानों का। तो ऐसा ही कुछ गाना था जिसे हम मार्सिले के नाम से जानते हैं। आज आपको बता दूं कि ये जो मार्सिले है यही फ्रांस का राष्ट्रगान भी है। जैसे हमारा राष्ट्रगान है वैसे ही वो हर देश का अपना एक राष्ट्रगान होता है। तो वो उस समय जो जनता चली थी वो कमेटी बना के और ये गाना गाया था, तो वही गाना आज हमारे फ्रांस का राष्ट्रगान भी है। और ये अगर आप ऐसा देखें तो ये पहली बार कब गाया गया था, ये पहली बार उसी समय गाया गया था जब स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए हमला करने की तैयारी कर रहा था ऑस्ट्रिया। अब देखिए ऐसा है कि पुरुष ने तो अपना काम कर दिया, बहुत सारे पुरुषों ने अपने क्रांति युद्धों में अपना योगदान दिया। इसके बाद अब महिलाओं को क्या हुआ, आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अब पुरुष काम करने वाला था, पुरुष काम कर नहीं रहा था, तो ऐसे में क्या हुआ, महिलाओं पे बोझ आ गया। अब उन्होंने क्या किया, घर से बाहर निकल के सिलाई करना, कन्वेंट में बच्चों को पढ़ाना या फिर अन्य प्रकार के कामों को करना शुरू कर दिए। जिससे क्या हुआ कि अब वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को सही करने में सक्षम हो गए थे। घर के आर्थिक स्थिति को उन्होंने सही कर लिया था, अपने बच्चों का देखभाल कर पा रहे थे, अपना खाना भोजन पानी कर पा रहे थे। क्यों ऐसा, क्योंकि वहां के पुरुष वहां से उठ के युद्ध की तरफ बढ़ चुके थे। तो ऐसा है कि 1791 में 1791 में संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ था। मतलब इतना होने के बाद भी भाई देखो बदौलत है फ्रांस कि 1791 में क्या हुआ कि जो पैसे वाले लोग थे उन्हें ही मत देने का अधिकार, उन्हें ही मतलब अच्छे अच्छे काम करने का सारा अधिकार सिर्फ उन्हें ही प्राप्त था। लेकिन ये दिन ज्यादा चला नहीं। इसमें क्या हुआ कि आगे जाके फिर से कुछ बदलाव किया गया और बदलाव के कारण फिर से भी जनता को एक बार फिर से अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन वो हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगला हमारा टॉपिक है फ्रांस में आतंक का राज। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे फ्रांस के क्रांति के चैप्टर में। देखिए कि फ्रांस के आतंक राज किसे कहते हैं, टेरर ऑफ टाइम, इंग्लिश में कहते हैं टेरर ऑफ टाइम। तो आतंक का माहौल आप आतंक के नाम से जानते होंगे कि ये कुछ अच्छा समय तो रहा नहीं होगा फ्रांस के क्रांति के लिए। ये बात है सन 1793 से 1794 तक के काल को हम फ्रांस का आतंक का युग कहते हैं या आतंक का राज कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रोबोस्पियर जो था, रोबोस्पियर को
मतलब वहां पे दंड देने का ना कुछ अलग ही अपना नियम कानून बना लिया। मतलब रोबोस्फियर जो कम्युनिटी थी, एक ग्रुप था वहां पे तीसरे थर्ड स्टेट के लोगों का, उसके अनुसार यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको मार दिया जाता था, आपको जेल में डाल दिया जाता था, आपके साथ बुरा बर्ताव कर दिया जाता था, आपके सरकारी योग्यताओं से हटा दिया जाता था। तो ये क्या हुआ कि ये रोबोस्फियर को नियंत्रण बहुत सख्त हो गई। कुलीन एवं पादरी वर्ग के लोगों को इसने इतना धोया, मतलब इतना मारा, इतना काटा कि पूछो ही मत, खून की नदियां बहा दी इसने भाई साहब। अब क्या हुआ जो भी इसकी बातें मानता था वो उसके लिए ठीक है, और जो नहीं बातें मानता था उसे जेल में डाल देता था। मतलब आपको जैसा बताया कि उन्हें मतलब सही तरीके से उन्हें नहीं रखा जाता था, उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता था। अब इसी बीच आता है कि रोबोस्फियर करता क्या था। तो रोबोस्फियर इन लोगों को गुलेटिन कर देता था। गुलेटिन क्या है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा फोटो के जरिए कि कैसे उससे सजा देती थी। गुलेटिन जो था, अभी आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये गला काट के एक आदमी जो हाथ में रख रखा है, ये क्या है? तो ये गुलेटिन है। अब गुलेटिन क्या है? यह एक मतलब कि जो उन्हें दोषी लगता था, उन्हें दो खम्मा होता था बांस, उसके अंदर इंसान का सर रख के और ऊपर से मशीन गिर जाता था ब्लेड टाइप का, और गला उससे अलग हो जाता था। तो अब ये ऐसा था, यही एक उनकी सजा देने का प्रणाली था। इस मशीन का नाम इसलिए गुलेटिन रखा गया क्योंकि डॉक्टर गुलेटिन ने ही इसका आविष्कार किया था, इसलिए इस मशीन का नाम गुलेटिन रखा गया। तो गुलेटिन का फोटो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इससे पहले हम आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? जी हाँ। जहां पुरुष इतने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होंगे, वहां पे महिला पीछे रहेगी क्या? ऐसा हो सकता है? कंधे से कंधे मिला के काम करना था। तो वहीं से शुरुआत हुई थी भाई साहब। तो अब देखिए कि टॉपिक है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महिला शुरू में ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाले गतिविधियों में सक्रिय रही, क्योंकि जब पुरुष उनके बॉर्डर पे चले गए या फिर कहिए कि लड़ने चले गए, तो घर को किसने संभाला? महिलाओं ने संभाला। वुमेन पावर इज द बेस्ट, मानता हूं, आप भी मानो। तो अब क्या है कि भागीदारी तो थी इनकी, क्योंकि अगर कोई पुरुष के अंदर शक्ति आती है बाहर बॉर्डर पे लड़ने का, इसका मतलब है कि उसके परिवार में सोचिए कि उसकी महिला, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी बेटी उसको कितना शक्ति और देती होगी, और वो कितनी शक्तिशाली होगी जो जानती है कि उसका बेटा, उसका पति, उसका भाई सर पे कफन बांध के बॉर्डर पे खड़ा है। सैल्यूट है ऐसे लोगों की। चलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो महिलाओं की क्रांति के लिए बात हो रही थी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। जो तीसरी स्टेट की अधिकांश महिलाएं थी, जो जीविका निर्वाह के लिए कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल सब्जियां बेचा करती थी, या फिर आप कहिए कि बच्चों को पढ़ाया करती थी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी महिलाएं उस समय जो थी वो वेश्यावृत्ति भी करती थी, मतलब जिस्म फरोशी का धंधा करती थी, ताकि वो अपना घर चला सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केवल कुलीन की लड़कियां, मतलब जो हमारे कुलीन वर्ग थे ना, ये 3 स्टेट में बटा था हमारा समाज फ्रांस के समय में, तो उनकी लड़कियां ही कन्वेंट में पढ़ाया करती थी। जो कुलीन वर्ग की जो लड़कियां थी वो कन्वेंट मतलब कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ा के अपना गुजारा किया करती थी। इसके बाद मैं बता दूं कि इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। लड़कियों का उस समय मतलब जिस समय लगता था, बहुत सारे परिवार अभी भी हम जानते हैं कि जो सक्षम नहीं होते हैं पढ़ाने लिखाने में, या फिर वो शादी कर देते, तो ऐसा भी उस समय भी चलता था। अब क्या हुआ कि बच्चों की देख रेख आदि करना, महिलाओं की मतलब पुरुष और महिला की तुलना में हमेशा आपको एक चीज पता है कि महिलाओं को कम आंका जाता है। इसलिए तो महिलाओं ने भी अपना आंदोलन किया और अपने लिए कानून बनवाया, अपने अधिकार को, महिलाओं ने भी अपना आंदोलन किया और उन्हें भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। अब इस चैप्टर का सबसे जो बेकार सा टॉपिक है वो है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का एक अपना ही अलग इतिहास है, बहुत ही घिनौना है। अगर सही में आप सिर्फ और सिर्फ दास प्रथा के बारे में जान ले तो आपका ना रूह कांप जाएगा। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें निग्रो अर्थात कि गरीब अफ्रीकन मूल के निवासियों को जहाज में ठूंस के लाया जाता था और यहाँ बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। और जैसे ही वो यहाँ आते थे उन्हें बड़े बड़े सिक्कर, कड़ा,
हथकड़ी वगैरह पहना के रखते थे, उन्हें पिंजरा में रखा जाता था, उन्हें ठीक से भोजन नहीं दिया जाता था, उनके साथ मारपीट किया जाता था, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता था। मतलब हर तरह से उन्हें प्रताड़नाएं दी जाती थी, जानवर की तरह उन्हें रखा जाता था, उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। मतलब बहुत बुरी स्थिति थी दास का। हालांकि आगे चल के दास को भी काफी सुधार किया गया, दास के चीजों में भी बहुत सारे चीजों को देखा गया। फ्रांस की क्रांति के दौरान दासों के ऊपर भी काफी ध्यान दिया गया था, खासकर जब नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन हुआ तो वो उन्होंने इस चीजों पे काफी फोकस किया। 18वीं सदी की बात है कि दास का निंदा किया गया, नेशनल असेंबली में इस बात को उठाया गया, क्योंकि दास के ऊपर जो जुल्म हो रहा था वो सही में अकल्पनीय था और मतलब बहुत ही घिनौना था। इतना जुल्म किसी एक इंसान पर दूसरा इंसान करे, वो कितना घटिया बात है। मैं आप सभी को दास प्रथा के बारे में एक स्पेशल वीडियो ही बना के बताऊंगा, क्या था दास प्रथा, कैसे इसे खत्म किया गया और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। तो दास प्रथा के बाद इस टॉपिक पे हम आते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बारे में, कि फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट की अहम भूमिका क्या थी। फ्रांस की क्रांति में तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। अब जहां से समस्याएं चली थी, समस्या वहीं पे जाकर खत्म हो गई। कहां से शुरुआत हुई थी? फ्रांस के राजा से, लुई 16वें से। लोगों ने क्या कहा कि हमें राजा नहीं चाहिए, हम जनता के द्वारा चलाए गए शासन में विश्वास करते हैं। लेकिन फिर समस्या कहाँ आ गई कि जब 1804 में घूम फिर के चक्री वहीं पे आ गई और नेपोलियन बोनापार्ट खुद को 1804 में फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। उसने कहा कि अब मैं इस देश का राजा हूं और मैं इस देश पे अब शासन करूंगा। उसने पूरे देश के बागडोर को अपने हाथ में ले लिया। उसने, हालांकि यहाँ पे आप उसे गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। जो लुईस वोल्वे ने बिगाड़ रखा था या फिर इस आंदोलन के दौरान वो चीज बिगड़ चुकी थी, उसे नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से सुधारा। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने मंदिर मस्जिद में भेद नहीं किया, मतलब कि चर्च वगैरह सबको खुलवाया, सबको पूजा पाठ करने की छूट दी। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो किसी भी स्टेट के हो, उन्हें सरकारी नौकरी मिला। मतलब जो लोग जिस काबिल थे उसे उस काबिल का काम दिया गया। शुरुआत में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो मुक्तिदाता लग रहा था, जैसा कि जनता को उम्मीद थी कि जल्दी उसे अब इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा, और छुटकारा हालांकि मिला भी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ा और हर लड़ाइयों को जीता। लेकिन 1815 में जो उसने लड़ाई लड़ी वाटरलू में, वो उसकी हार हो गई और यही उसके मौत का कारण भी बना। इसकी एक अलग कहानी है, वो कहानी किसी और दिन हम बताएंगे आपको स्पेशल वीडियो में। अभी हम फिलहाल टॉपिक से भटकेंगे नहीं, क्योंकि हमें फ्रांस की क्रांति को पूरा कंट्रोल करना है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया। उसने अपने जनता को खुश किया, उसने अपने जनता को पूरा खुशी खुशी रखा और जनता भी उसे बहुत प्यार करती थी। क्या है कि उसने वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को काम दिया, वहाँ पे खेती करने और किसानों को आगे लाया कि भाई आप किसानी कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसने उसकी मदद की, बीज दिया, पैसे दिया, मतलब अपने सभी लोगों का उसने भरपूर मदद किया। तो ये था पूरा चैप्टर का एक टॉपिक। अब टॉपिक के अलावा कुछ मैंने इमेजेस लिए हैं, ये पूरे चैप्टर का एक सारांश था। अब सारांश के बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ फोटोज इमेज हमने रख रखे हैं, जो आपको ये देखिए। ये जो इमेज है ये है कुछ महत्वपूर्ण शब्द। पहला जो है वो है लिब्रे। लिब्रे क्या था? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था। 1794 में इसे खत्म कर दिया गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ रुपया चलता है, INR रुपीज, तो ये हमारे यहाँ का क्या है? मुद्रा है। इसी तरह फ्रांस का जो मुद्रा था वो था लिब्रे, जो 1794 में खत्म कर दिया गया। अब ये आपको मैंने अभी चैप्टर में बताया है स्टेट, मतलब जो वो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तीसरा स्टेट जो भागों में बांटा गया था। पादरी वर्ग के बारे में आप जानते ही हैं, जो मंदिर में पूजा करते हैं, चर्च में जो फादर वगैरह होते हैं उन्हें हम पादरी वर्ग से पादरी वर्ग बोलते थे। इसके बाद है टाइड,
ये टाइप और टाइल दोनों में काफी अंतर है, इसे देखने में आप कंफ्यूज मत होइएगा। चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है ये, जो प्रथम स्टेट के लोग थे वो तीसरे स्टेट से वसूल करते थे। और टाइल जो है वो सेकेंड वर्ग, मतलब जो राजा था वो सीधा जनता से लेता था। मतलब आप देखिए कि थर्ड पार्टी के जो जनता थे इन्हें कितना परेशानी उठाना पड़ा कि प्रथम वाला अलग ले जाता था, द्वितीय वाला अलग ले जाता था। मतलब कमाओ और खाओ मत, ये पूरे साल कमा रहे हैं और खाने के समय में प्रथम वर्ग और दूसरे वर्ग ले गया, तो ये एक परेशानी थी। अब देखिए ये जो है फ्रांस की क्रांति, ये फ्रांस की क्रांति में देखिए कि यह प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और तीसरे वर्ग के जो लोग हैं वो सामान सब उपजा के लेके आए हैं, फिर भी ये खुश नहीं है, कह रहा है कि नहीं और चाहिए। तो ये सब समस्याएं थी। अब देखिए ये था वर्साइल पैलेस, मैंने आपको बोला था ना वर्साइल का पैलेस दिखाऊंगा, ये है वो वर्साइल पैलेस। देखिए उस समय में कितना शानदार सा दिखता था, इस सब में पैसे राजा के खर्च होते थे और इसी सब को मेंटेन करने के लिए वो जनता के ऊपर दबाव डाल के पैसे वसूलने के चक्कर में था। यह है बास्तिल का किला जिसे ध्वस्त किया था फ्रांस के लोगों ने, यही है वो किला जिसे उन लोगों ने ध्वस्त कर दिया था। और ये है बुलेटिन, ये है बुलेटिन जहां से राजा जो है वो लोगों को मौत के घाट उतारा करता था। देखिए ये है, दो गले के बीच में फंसा दिया जाता था, ऊपर से रस्सा छोड़ा जाता था, ये नीचे गिरता था और आदमी का सर कट जाता था। और कुछ नहीं, अब इतना ही था। चलिए फ्रांसीसी क्रांति, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।